हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना देरी करते हैं वीडियो को। अब तक हमने सुना कि अनिका पूरी बेसमेंट को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग उन व्यक्तियों को रोक रहे थे जो कि उन साइंटिस्ट को बाहर ले जाने वाले रास्तों पर खड़े थे। उन्हें बाहर नहीं जाना देना चाहते थे, लेकिन अनिका की चालाकी की वजह से सभी बाहर निकल गए, यानी कि वो साइंटिस्ट चारों सभी अब सेफ जोन पर जा चुके थे। अब अनिका का पूरा फोकस उन व्यक्तियों को मारना और उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने ग्रिप में लेना जो अनिका को आखिर उस व्यक्ति तक पहुंचने में उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। इसलिए अनिका फाइट कर रही थी और अनिका के 3 मिनट गवा चुकी थी। अब अगले 2 मिनट अब आगे अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे, लेकिन तभी एक और फैकल्टी हिलने लगी, धड़ 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 धड़। ऊपर से धूल गिरने लगी और एक अधिकारी ने घबराकर कहा, मैडम शायद सिस्टम क्लोजअप होने वाला है। अनिका ने तुरंत काउंटडाउन देखा और जिसमें 2 मिनट दिखाई दे रही थी उसने कहा, सब लोग बाहर। लेकिन ये आदेश है। डिपार्टमेंट के लोग पीछे हटने लगे। अनिका सबसे आखिर में खड़ी थी। उसकी नज़र सामने पे पड़े उस कमरे पर गई जहाँ ये पूरा रास्ता शुरू हुआ था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कुछ सेकंड के लिए फिर उसने धीमे से कहा, मैं वापस आऊंगी, 1 मिनट। सब बाहर की तरफ भाग रहे थे। अनिका ने तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे वह आखिर मोड़ पर पहुंची उसकी स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, तुमने साइंटिस्ट को बचा लिया है। अनिका रुक गई। दूसरी लाइन दिखी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा असली मिशन था? अनिका ने आंखें सिकोड़ ली। फिर तीसरी लाइन आई, अगली बार तुम्हें अपने किसी प्रिय व्यक्ति को चुनना होगा। स्क्रीन तुरंत बंद हो गई। अनिका कुछ क्षण बिल्कुल शिथिल रह गई, फिर उसकी मुठियां कस गई। वह डिपार्टमेंट के लोग सभी बाहर जा चुके थे। अनिका सबसे लास्ट में निकलने वाली थी। इसलिए अचानक से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिस कांड से भूमिका की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज फिर उसने अपनी भाभी को खो दिया है। जहां अपने भाई को खो चुकी है, वहीं डिपार्टमेंट के सभी व्यक्ति पूरी तरह से अपने होश में नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का उन्हें जोरदार शॉक दिया गया है। सभी परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, कहाँ हैं। सभी बारीकी से देखने की हालत में नहीं थे और वही भाग भाग कर भूमिका उस डायरेक्शन में बढ़ रही थी जहाँ धड़ाम धड़ाम से वह बेसमेंट अब जमीन के अंदर मलबे में तब्दील हो रहा था। आगे 0038 सेकंड। अचानक पीछे एक और जोर से धमाका हुआ। अनिका ने पलट कर देखा, गलियारा का एक हिस्सा गिर चुका था। उसने बिना समय गवाए बाहर की तरफ दौड़ लगाई। 21 डिपार्टमेंट के लोग पहली बार अब पूरी तरह हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बेसमेंट अब तहस नहस हो चुका था। फिर 12 अनिका के अंतिम मोड़ पार किया। 005 उसने फैकल्टी के बाहर कदम रखा। 001 दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और 00 उस लाइन पर आया। लाल स्क्रीन काली पड़ गई और सबने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनिका जिंदा है या नहीं। लेकिन पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो गया था। धीरे धीरे करके सब कुछ मिट्टी में तब्दील हो चुका था। तभी उन्हें एक काली परछाई आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर सभी ने राहत की सांस ली। और भूमिका जो घुटनों के बल बैठकर अपने पैरों के बीच अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह घर जाकर बच्चों को क्या कहेगी, दादी माँ को क्या कहेगी, आशा मारवा को क्या कही। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं टाबू, वही स्क्रीन बंद हो चुकी थी। बच्चों को समझ आ गया था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल काफ़ी पीछे छूटता जा रहा था। आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया, अब्दुल, जॉन काफ़ी देर से उस घने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हल्की धूप जमीन के बिल्कुल करीब तैर रही थी। कभी किसी पत्ते के
हिलने की आवाज़ आती तो कभी दूर से किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई देती। लेकिन बच्चों के कदम नहीं रुके। उनके दिमाग में अब भी अपनी माँ की वही तस्वीरें घूम रही थी। वो छोटी सी अनिका जिसे मुश्किलों से बचपन से ही घेर रखा था, जिसे खाना तक ठीक से नसीब नहीं होता, जिसे घर के कामों में लगाया जाता, और फिर जिसने उसी दर्द के बीच खुद को मजबूत बनाया और खुद से ही उसकी शुरुआत की। रिया धीरे से बोली, मम्मी ने इतना सब अकेले सहा था। आर्या ने कुछ नहीं कहा। अलेक्जेंडर ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, और हम सोचते हैं ये पूरा मिशन बस एक खेल है और किसी ने हमें यहाँ पर फंसाया गया है। अब्दुल ने उसकी तरफ देखा। शायद अब खेल खत्म हो गया है, जॉन ने तुरंत कहा। सुधार, खेल अब भी चल रहा है। अभी उसकी तरफ देखने लगे। अलेक्जेंडर हंस पड़ा। जॉन, तुम कभी कभी बहुत डरावनी बातें कर रहे हो। आराम से करते हैं, आराम से बताओ, जॉन ने बिल्कुल गंभीर आवाज में कहा, रोबोटिक आवाज में। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। रिया हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि सामने का रास्ता अचानक खत्म हो गया। उनके सामने जंगल 3 हिस्सों में बंट रहा था। बाईं तरफ घना जंगल, दाईं तरफ पत्थरों से भरा हुआ और बीच में एक बिल्कुल सीधा रास्ता। तीनों रास्ते देखने में बिल्कुल सामान्य थे। आर्यन आगे बढ़ा। उसने जमीन को ध्यान से देखा और कुछ तो गड़बड़ है। अलेक्जेंडर ने पूछा, क्या? इतने लंबे रास्ते में हमें एक इंसानी फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया। अब्दुल तुरंत उसकी बात समझा। मतलब ये रास्ते अभी बनाए गए हैं। अलेक्जेंडर नीचे बैठा गया। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। ये मिट्टी बाकी जगह से अलग है। जॉन ने स्कैनिंग स्टार्ट की। बिप बिप बिप। उसकी आंखों के सामने लाल रोशनी चमकी। सभी सावधान। क्या मिला? तीनों रास्तों के बीच कुछ मौजूद है। रिया ने पूछा, क्या भाई? जॉन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। सभी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। ठक 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 जमीन के नीचे से आवाज आई। फिर ठक ठक ठक, जैसे ही किसी ने चीज की जमीन के नीचे से रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। अलेक्जेंडर ने तुरंत अपना स्टिक बदल दिया। सब पीछे हटो। उसी क्षण पेड़ों के बीच छोटी छोटी मेडिकल आकृतियां निकलने आई। 1 2 4 5 10 दर्जनों। रिया ने आश्चर्य से कहा, ये क्या है? जॉन ने स्कैन किया। ये ट्रेनिंग यूनिट्स हैं। आर्या ने उनकी तरफ देखा। ट्रेनिंग? जॉन ने फिर हिलाया। लेकिन इनकी स्पीड सामान्य ट्रेनिंग से मशीनें से 3 गुना है। अलेक्जेंडर मुस्कुरा दिया। तो फिर आज देखते हैं हम कितने तेज हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अपने हाथों का ज़्यादा यूज किए, क्योंकि बच्चों ने भी ट्रेनिंग रघुवीर शेखावत से ही ले रखी थी। एक मैकेनिकल यूनिट बिजली की तेजी से अलेक्जेंडर की तरफ बढ़ा। सट! अलेक्जेंडर ने एकदम पीछे लिया और उसका वार खाली गया। अलेक्जेंडर ने उसकी गति को इस्तेमाल करते हुए उसी के नीचे गिरा दिया। धड़ाम! सभी कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए। अलेक्जेंडर खुद भी हैरान था। मैंने ये कैसे किया? आर्यन मुस्कुराया, जैसे मम्मी करती थी। दूसरा अटैक आर्यन की तरफ आया। आर्यन ने उसी मोमेंट को देखा। फिर ठीक उसी क्षण नीचे झुक गया और उसके ऊपर से मशीन निकल गया। आर्यन ने पीछे घूमकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया। धड़ाम! वो भी जमीन पर गिर गया। अब बारी रिया की थी। रिया की आंखों में चमक उठी। जहाँ रिया अपने भाइयों की पहले हेल्प लेती थी, लेकिन अब ऐसे ही सिचुएशन नहीं थी। ये पैटर्न रिपीट कर रही हैं। रिया ने पूरी तरह से उनकी हर स्टेप को फॉलो किया। अब्दुल से पूछा, क्या? तीसरा अटैक के बाद डायरेक्शन बदल रही है। अलेक्जेंडर ने तुरंत कहा, तो हमें इन्हीं पैटर्न के इस्तेमाल करना होगा। वही बच्चे अब भाग नहीं रहे थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वे सोच भी रहे थे। आर्यन ने अटैक को रोक रखा था। अलेक्जेंडर अपने बीच तेजी से मूवमेंट कर रहा था। वहीं रिया पैटर्न पहचान कर बाकी तीनों को संकेत दे रही थी। अलेक्जेंडर मशीन की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। अब्दुल पीछे से रास्ता सुरक्षित रख रहा था। जॉन लगातार डाटा कलेक्ट कर रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरा दृश्य बदल गया। जो बच्चे कुछ देर पहले इन मशीनों को देखकर चौंक रहे थे, अब वही बच्चे हर मूवमेंट को पढ़ रहे थे, मानो ये कोई गेम है और उनके द्वारा ही तैयार किया गया है। ये देखकर सभी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन अब्दुल को ये समझ ना आया।
तभी जमीन के नीचे से एक भारी मशीन फिगर बाहर आया और बाकी मशीनें कई गुना बढ़ गई। उसने दोनों हाथों में एनर्जी ब्लेड्स जैसी चमक रहे थे। जो उनकी आवाज़ पहली बार गंभीर हुई। ये यूनिट बाकी सभी से अलग है। अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। तो इससे भी मैं। आर्यन ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमें अलग लड़ने के लिए उकसा रहा है। रिया ने तुरंत कहा, हमें साथ रहना होगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ आगे बढ़े। अलेक्जेंडर ने सामने से उसका ध्यान खींचा। आर्यन ने बाईं तरफ से घूमा, रिया दाईं तरफ से। मसीह ने अब अलेक्जेंडर पर हमला किया। अलेक्जेंडर पीछे हट गया। उसी समय आर्यन ने मूवमेंट को अब दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। रिया ने उसी क्षण का फायदा उठाकर उसकी कमजोर जगह पर पहचान लिया और अलेक्जेंडर चिल्लाया, अभी। जो ने उसी क्षण छोटी सी इलेक्ट्रिक पल्स भेज दी। छट! मशीन कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर अलेक्जेंडर ने उसे पीछे धकेल दिया। अलेक्जेंडर की इतनी ताकत को देखकर आर्यन भी हैरान था। अचानक आर्यन ने ही बड़े प्यार से पोलाइटली उसे ऐसा समझा मानो वो मशीन एक छोटी सी है। उसे आराम से जैसा ही धकेलना चाहा, अचानक से वह काफ़ी पीछे हट गई, क्योंकि अलेक्जेंडर को भी अपने मन पर कंट्रोल करना आ गया था। उसे अपने अंदर छुपी हुई पावर ड्रग्स का महसूस हो रहा था। शायद जब उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है तो उनकी बॉडी अपने आप रिकवर करने लग जाती है। वहीं आर्यन ने अंतिम मूवमेंट किया और भारी मशीन जमीन पर गिर गई। धड़ाम! पूरा जंगल शांत हो गया था। एक अजीब सी खामोशी पूरे जंगल में फैल गई थी। बच्चे कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। सभी के फेस पर स्माइल थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रिया ने अपने हाथों को देखा। हमने इसे हरा दिया है, आर्यन धीमे से कहा। नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। हम सिर्फ इसे नहीं हराया, हमने सामने देखा। हमने खुद को पहली बार देखा है। अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कान आई। मम्मी जैसी है। आर्यन ने सिर हिलाया। शायद हम भी वैसे ही हैं। शायद अब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाए। हर बार मम्मी कहती थी, अपने आप को समझोगे तो शायद तुम काफ़ी आगे निकलोगे। जंगल के बीच एक बड़ी सी स्क्रीन अचानक से जल उठी। अचानक सभी का ध्यान उस स्क्रीन की तरफ चला गया। सभी चौंक गए। स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य था, तुम्हारी माँ ने अपनी ताकत दर्द से खोजी थी। कुछ सेकंड बाद दूसरी लाइन दिखाई, तुम्हें अपनी ताकत विरासत में मिली है। रिया की आंखें नम हो गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी? वहीं स्क्रीन फिर से चमकी। वहीं अलेक्जेंडर ने भी उस दर्द को महसूस किया है जो तुम्हारी मॉम ने महसूस किया है। शायद तुम्हारी बहन लतिका ने भी। लतिका का नाम आने के तुरंत बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो अलीशा की बेटी थी, यानी कि क्वीन अलीशा की प्रिंसेस लतिका। लेकिन वह हमारी बहन। ये सब उनके दिमाग में अब पूरी तरह से घर बन चुका था। आखिर ये सब क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। ये अलेक्जेंडर ने तुरंत पकड़ लिया। शायद कुछ तो ऐसी बात है जो हमें नहीं पता। वही स्क्रीन अब फिर से बंद हो गई। स्क्रीन बंद होने के तुरंत बाद जंगल के बीच एक पतला सा रास्ता खुल गया। सभी आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर रिया अचानक से रुक गई। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक छोटी सी वस्तु पर। वह धीरे से नीचे झुकी। उसने उसे उठाया। उसकी आंखें फैल गई। ये आर्यन ने पूछा। क्या हुआ? रिया ने वह चीज़ उसके हाथ में रख दी। एक छोटी सी पुरानी धातु की पट्टी। उस पर वही निशान था जो उन्होंने अपनी माँ की पुरानी किताबों में देखा था। अलेक्जेंडर ने स्कैन किया। वह बहुत पुरानी है। अलेक्जेंडर ने पूछा, क्या ये मम्मी की हो सकती है या नानी माँ की? अचानक से रिया ने कहा। रिया ने सिर हिलाया। मुझे लगता है शायद वही। उसी क्षण पूरे जंगल की एक धीमी आवाज़ गूंजी। अब तुम उसकी ज़िंदगी के उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हो जहाँ एक पल की खामोशी, जहाँ अनिका सिर्फ एक बच्ची नहीं थी। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर क्या कहना चाहते हैं? फिर सामने जंगल में एक पुराना घर दिखाई दिया। वही पहाड़ी, वही इलाका, वही बर्फीली हवा, वही रास्ता जिसे रिया पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से कहा, ये जगह। उसकी आवाज़ कांप गई। मुझे याद है। आर्यन ने पूछा, क्या? रिया ने सामने देखते हुए कहा, मम्मी मुझे एक बार यहाँ लेकर आई थी। उसी क्षण घर के अंदर एक लड़की की परछाई दिखाई दी।
लड़की के हाथ में किताबें थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बच्चों की सांसें जैसे गले में अटक गई, क्योंकि वह चेहरा उनकी माँ अनिका का था। लेकिन इस बार वह छोटी बच्ची नहीं थी, वह अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। छठे द्वार की कहानी अब असली मोड़ पर आने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक और प्लीज़ कमेंट जरूर करो। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के नए सफ़र के साथ। सुबह की हल्की रोशनी शहर की इमारतों को फैल चुकी थी। रात की अफरा तफरी और कुछ दिनों की थकान की वजह से धीरे धीरे शांति अनिका के अंदर हो रही थी। लेकिन अनिका के लिए यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मिशन सफल हो चुका था। सभी वैज्ञानिक सुरक्षित अनिका के सेफ जोन में पहुंच चुके थे, लेकिन अनिका वह खुद बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। ब्लास्ट के दौरान गिरते हुए पत्थरों की कई छोटे छोटे टुकड़े उसके दोनों हाथों पर हल्के हल्के धंस चुके थे, जिसे अनिका ने पकड़कर अपने आप ही निकाल लिया था। कुछ चोटें कंधे और बाजू पर भी थी, फिर भी उसने किसी को अपनी तकलीफ का अंदाजा नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही सेफ जोन में पहुंचने के उसने आखिरी साइंटिस्ट के बारे में भी उन लोगों से पूछा। उन्होंने सही सवाल का आंसर दिया। धीरे धीरे करके अब गाड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी थी। अनिका काफ़ी घायल हो चुकी थी। अब धीरे धीरे करके सारी बातों का जायजा लेने के बाद कि उसके डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह से सेफ हैं, मारवा हाउस भी सेफ है, अब अनिका की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे अब शांत होने लग गई थी। फिर पहली बार उसकी आंखों में थकान भी दिखाई दी, ठीक, और उसके बाद आगे कुछ नहीं कह पाई। आंखें बंद हो चुकी थी। ये देखकर भूमिका हैरान थी। उसने अपनी भाभी के सिर को यानी कि अनिका के सिर को अपनी गोद में ले लिया और उसने कहा, गाड़ी की स्पीड थोड़ा और तेज करो। दिल्ली पहुंच चुकी थी कुछ समय बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल। अब गाड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। पहले ही भूमिका ने प्रीति के पास कॉल कर दिया था। सारी सिचुएशन प्रीति को अच्छे से समझा दी थी। अब प्रीति समझ चुकी थी आखिर उसे क्या करना है। इमरजेंसी के दरवाजे खुलते हैं और मेडिकल टीम तेजी से बाहर आई और अनिका को अंदर ले जाती है। उसके दोनों हाथों पर खून के निशान थे, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। एक नर्स ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, इसमें कई फिंगरप्रिंट हैं। दूसरी ने कहा, नर्स ने, ये शायद एक्सीडेंट का मामला हो सकता है। वहीं डिपार्टमेंट का दूसरा अधिकारी कुछ कहने ही वाला था, तभी अनिका ने उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक नज़र उठाई। वह समझ गया कि कुछ रिवल नहीं करना है। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला। एक लड़की तेजी से कदमों से अंदर से बाहर आई। वाइट कोट, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर डॉक्टर वाली गंभीरता, और वह कोई और नहीं बल्कि प्रीति थी, अनिका की कज़न, लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर। क्योंकि अनिका के बाद राजलक्ष्मी और प्रीति ने पूरा भाग दौड़ अनिका की संभाल ली थी। ज़्यादातर प्रीति ही करती थी, क्योंकि राजलक्ष्मी की शादी होने के बाद उसके 2 ट्विंस भी थे। प्रीति की नज़र जैसे ही आप पेशेंट पर पड़ी, उसे कुछ पल के लिए बिल्कुल सीधी रह गई, क्योंकि भूमिका ने उसे ये नहीं बताया था कि जो पेशेंट के बारे में वो बात कर रही है वो दरअसल अनिका है। अनिका! उसकी आवाज़ अब हैरानी थी। अनिका ने मुश्किल से आंखें खोली। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। इतने सालों का उनका प्यार और साथ में कुछ समय की दूरी, इतने सालों का वो एहसास उन्हें महसूस हो रहा था। अनिका की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन अनिका जानती थी उसे अपनी आंखों को बार बार खोल कर रखना है, क्योंकि पेशे से अनिका एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर थी। प्रीति उसकी हालत देखकर बिल्कुल गंभीर हो गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? उसने तुरंत मेडिकल टीम को आदेश दिया। सब लोग अब गर्ल्स पहन लिए गए थे। पहले सारे टूल्स को चेक किया गया। फिर अनिका के हाथ को देखकर उसकी भौं सिकुड़ गई। ये चोट कैसे लगी? अनिका चुप रह गई। प्रीति उसकी आंखों में देख चुकी थी। मुझे सच बताओ, अनिका ने धीमे से कहा। एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था और तुम ज़्यादा मत देखो। और प्रीति ने धीरे से सांस छोड़ दी। तुम्हें अंदाजा भी है कितने अंदर तक गए हैं ये? अनिका ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अनिका को तो पहले ही पता था, इसलिए उसने बाहर कोई ऐसा तमाशा नहीं किया
ऐसे ही सो के मानो उसे छू कर निकले हैं और इसलिए ही भूमिका आराम से खड़ी थी, क्योंकि भूमिका के बारे में अनिका अच्छे से जानती है। रोहित के जाने के बाद वह परिवार के लिए इतनी टूट चुकी है कि वह अपने घर भी आना छोड़ दिया। ज़्यादातर डिपार्टमेंट में ही रहती और डिपार्टमेंट में ही एक छोटा से रूम के अंदर यानी कि क्वार्टर के अंदर ही अपना जीवन बिताने लग गई थी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को भी मान रही थी, क्योंकि ये वो सब काम डिपार्टमेंट के लोगों का था। जब रोहित उनका साथ देने के लिए भी गया तब भी भूमिका के लोगों ने रोहित को नहीं बचा पाए। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, प्रीति ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। वहीं ट्रीटमेंट रो कुछ देर बाद अनिका को ट्रीटमेंट बेड पर लिटा दिया गया। एक छोटी सी लाइट उसके हाथ पर केंद्रित थी। प्रीति ने अब सिरिंज निकाली और इंजेक्शन के अंदर छोटा सी दवाई को भरना स्टार्ट किया और अनिका की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ताकि अनिका को कोई भी दर्द ना हो, क्योंकि अनिका ने जो उसे दिखाई दे रहा था वो सभी पत्थर के टुकड़े अपनी हाथ की मसल से निकाल दिए थे, लेकिन काफ़ी छोटी मात्रा में उसकी वो हाथ के अंदर अब भी थी, क्योंकि शायद वो उसके हाथ में जहर का काम कर सकते थे। शायद अनिका के हाथ को भी डैमेज कर सकते थे, कहीं ना कहीं अनिका की कंडीशन भी खराब कर सकते थे। इसलिए प्रीति ने कहा इन्हें निकालना होगा। अनिका ने आंखें बंद कर ली, मानो कह रही हो जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, जितना जरूरी हो उतना। प्रीति ने उसकी तरफ देखा। तुम अब भी पहले जैसी हो अनिका। अनिका की आंखें खुल। कैसे? दर्द छुपाने वाली। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। पहला फ्रिगामेंट निकाला गया, फिर अनिका की उंगलियां हल्की सी कस गई। प्रीति ने तुरंत कहा बस थोड़ा और। अनिका ने कोई आवाज नहीं की। दूसरा फ्रिगामेंट निकाला गया, फिर तीसरा, फिर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो हथेली की काफी अंदर चला गया था। प्रीति का चेहरा गंभीर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकाले। ये वाला काफी अंदर है अनिका? अनिका ने पूछा। नस को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी तक शायद सभी नसें पूरी तरह से ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं हुई है। प्रीति ने राहत की सांस ली, क्योंकि अनिका का पूरा हाथ काम कर रहा था। यानी कि जो भी पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ के अंदर धंसा है वो मसल्स के अंदर ही रह गया है, ना कि किसी भी नस को उसने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर ये कुछ और अंदर जाता तो तुम्हारी उंगलियों की मूवमेंट प्रभावित हो सकती थी। अनिका ने कहा। तभी तो मैंने कहा है कि मेरी किसी भी नस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अनिका कुछ पल फिर शांत हो गई, फिर बोली लेकिन नहीं हुआ। प्रीति ने उसे देखा। तुम्हें हर बात में जीत ही क्यों दिखाई देती है? अनिका की आंखें हल्की मुस्कान के साथ प्रीति को काम करते हुए देख रही थी। प्रीति काफी गंभीरता से काम कर रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह अनिका की तरफ देखे भी ना। वह उससे बात भी कर रही थी ताकि उसे थोड़ा। प्रीति लगातार अपना ट्रीटमेंट अनिका का करती जा रही थी। हॉस्पिटल के बाहर डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी मौजूद थे। किसी को भी अभी पूरी तरह से पता नहीं था कि अनिका पर हमला किसने किया। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि ब्लास्ट दौरान अनिका घायल हो गई थी। लेकिन अनिका के दिमाग में वह दृश्य अब साफ घूम रहा था। वह व्यक्ति जिसने उस पर 1 नहीं 2 बार 3 बार हमला किया था, वह उसकी ताकत को महसूस कर चुकी थी। लेकिन उस आदमी की असली पहचान उसका उद्देश्य नहीं था। उसे उन तक पहुंचना था जो ऐसे व्यक्तियों को तैयार कर रहे। उसके मन में लाखों सवाल चलने लगे। वहीं अपने सवालों में खो गए। कब प्रीति ने उसका ट्रीटमेंट आधे से ज़्यादा कर दिया उसे भी नहीं पता चला। प्रीति ने आखिरी फिंगरमेंट को निकाला। वह उसे देखकर कुछ पल चुप रही। अनिका ने अपनी हथेली की तरफ देखा। पट्टी बांधी जा रही थी। कितने दिन? प्रीति ने तुरंत समझ लिया था कि रिकवरी की बात कर पूछ रही है अनिका। कम से कम 10 से 15 दिन आराम। अनिका ने उसकी तरफ देखा। कुछ दिन? हाँ, मेरे पास इतना समय नहीं है प्रीति, तुम भी जानती हो। प्रीति ने नाराज होकर कहा। तुम हॉस्पिटल में हो, मिशन पर नहीं। तुम अभी पेशेंट हो, डॉक्टर नहीं। ये इतना कहना ही था कि अनिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि कई बार अनिका भी ऐसे ही व्यक्तियों को सवाल तक करती रहती थी। उसे नहीं पता था कि प्रीति उसे इतना ज़्यादा फॉलो कर रही है। प्रीति ने अब उसकी आंखों में देखा तो फिर अलग क्या है। अनिका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ सेकंड तक वह चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अभी पता नहीं,
लेकिन उसके दिमाग में एक बात लगातार घूम रही थी। वह हमला अचानक नहीं हुआ, वह व्यक्ति वहां मौजूद था, उसकी ताकत सामान्य नहीं थी। सबसे बड़ी बात, अनिका की मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ पता था उसे। अनिका ने खिड़की की तरफ देखा। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह से पूरे दिल्ली में फैल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें मुझे घायल किया है, लेकिन अपनी पहचान छिपा नहीं पाओगे तो। उसकी आंखों में फिर एक दृढ़ता लौट आई। प्रीति उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब प्रीति समझ चुकी थी आखिर अनिका को क्या कुछ करना है, क्योंकि अनिका का दिमाग तब तक शांत नहीं होता तब तक वह अच्छे से सोच नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अनिका को सोए हुए। इसलिए उसने अनिका को बिना बताए पहले ही नींद का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था, जिस कारण से अनिका पूरी तरह से सोच चुके और रेस्ट कर सके, ताकि आगे के बारे में वह फिर सोच सके। वहीं रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। वह हड़बड़ी के साथ अपनी गाड़ी की स्पीड को तेजी के साथ अब हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है और गाड़ी अब लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ टापू जंगल के इस पुराने रास्ते पर खड़े बच्चे अब उसी जगह को देख रहे थे। रिया के हाथ वही छोटी सी दांतों की पट्टी थी जिस पर वही निशान बना था अपनी मोम का। वहीं गर गर करके अब वह स्क्रीन धीरे धीरे ऑन ऑफ हो रही थी। बच्चों का ध्यान अब उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया था। बच्चे अपने कदम ना चाहते हुए भी उस स्क्रीन की तरफ चले जाते। अगले ही पल जंगल की एक पूरी दीवार धीरे धीरे